ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, लोग क्या देवेंद्र सिंह राणा के साथ थे या लोग पार्टी के साथ हैं? देखें जुनैद साहब, समझने की कोशिश करें कि देवेंद्र सिंह राणा साहब को अगर देवेंद्र सिंह राणा बनाया था तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात ने बनाया था। और अगर मेरी कंस्टिट्यूंसी में देखें तो कोई भी राणा साहब के कहने पे या इस बात पे कि राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर हैं तो हमें वोट नहीं देता था। हमें जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पे मिलता था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ा सियासी फेरबदल। इस बड़े सियासी फेरबदल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए प्रोविंशियल प्रधान हैं रतन लाल गुप्ता। देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज जम्मू पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीडीसी राजौरी के चेयरमैन नसीम लियाकत हैं, एडवोकेट नसीम लियाकत हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे समझते हैं कि इस बदलाव को ये कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या ये बहुत बड़ा बदलाव है कि देवेंद्र सिंह राणा, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मजबूत दीवार माना जाता था, पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और अब रतन लाल गुप्ता के हाथों में कमान आई है? देखें, देवेंद्र सिंह राणा साहब अपनी कोई उनकी ज़ाती मजबूरियां होंगी या क्या वजूहात होंगी उनको हम नहीं जानते हैं, मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द पार्टी। अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो यहाँ पे एक प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की जो पोस्ट थी वो खाली थी। वैसे भी आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे जो तंजीम के इलेक्शंस होते हैं उनका प्रोसेस चल रहा था। डेलीगेट्स बन गए थे, ब्लॉक के सदूर हजरात बन गए थे और वैसे भी इलेक्शन होना था सूबाई प्रेसिडेंट का। जैसा आज आपने देखा है कि कश्मीर में भी जनाब नासिर असलम सोगामी साहब को री इलेक्ट किया गया है, तो वैसे भी इलेक्शन होने थे। अब चूंकि पोस्ट भी खाली थी तो जनाब रतन लाल गुप्ता साहब ही इज़ मोस्ट सूटेड पर्सन और वो सीनियर हैं पार्टी में और बहुत देर से जुड़े हुए हैं, साहबका MLC हैं, तो लोगों के साथ उनकी जान पहचान है, लोगों के साथ उनकी पकड़ है, इलाका जात को वो जानते हैं, पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ही इज़ अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ बेस्ट चॉइस। पार्टी की क़यादत ने उनका नाम तजवीज़ किया था और आज यहाँ आपने देखा जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करान, लीडरान जो भी मौजूद थे उन्होंने इसकी तायद की और उनको दोबारा, वो भी दोबारा ही बने हैं, उनको दोबारा इस पोस्ट पे आज वो आ चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में वो वर्करान के साथ मिलजुल कर चलेंगे और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मज़ीद मजबूत करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। नसीम साहब, मुझे बताइए, क्या देवेंद्र सिंह राणा के जाने से राजौरी और पुंछ में जो सियासी हालात हैं उनमें कोई बड़ा फेरबदल होगा? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमज़ोर हो जाएंगे या पुंछ में एजाज जान कमज़ोर हो जाएंगे देवेंद्र सिंह राणा के जाने से? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, लोग क्या देवेंद्र सिंह राणा के साथ थे या लोग पार्टी के साथ हैं? देखें जुनैद साहब, समझने की कोशिश करें कि देवेंद्र सिंह राणा साहब को अगर देवेंद्र सिंह राणा बनाया था तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात ने बनाया था। आज से 26 साल पहले जब वो इस जमात में शामिल हुए थे तो राणा साहब एक बिज़नेसमैन थे जम्मू में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेसमैन की हैसियत से जानते थे। ये अगर आज उनकी पॉलिटिकल इतनी बड़ी पोजीशन बनी थी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से बनी थी। मैं ज़ाती तौर पे देवेंद्र सिंह राणा साहब की इज़्ज़त करता हूँ और वो अगर पार्टी छोड़ के गए हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई मजबूरी रही होगी तो वो आज छोड़ के गए हैं पार्टी को। मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगर आप देखेंगे, राजौरी में, पुंछ में, या बिलखुसूस आपने सवाल भी किया, और अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो कोई भी राणा साहब के कहने पे या इस बात पे कि राणा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर हैं तो हमें वोट नहीं देता था। हमें जो पार्टी का वोट है वो पार्टी के नाम पे मिलता था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, और जो अपनी मेहनत पे मिलता है वो वोट अलग है। मगर ये कहना कि किसी सूबाई सदर की वजह से राजौरी के दरहाल में हमें वोट मिलता है वो गलत होगा कहना। इसलिए राणा साहब के जाने से ग्राउंड सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन जम्मू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे हैं, आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और जिनसे हम, आपके ही इंटरव्यू से हम देखते हैं जम्मू के जो हालात हैं उनमें भी हमें पता चलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो पार्टी से इसलिए नाला होकर बैठे हुए थे राणा साहब की वजह से, तो आज वो ज्वाइन करेंगे पार्टी में। तो किसी ने तो ये भी कहा है इंटरव्यू में कि पार्टी स्ट्रेंथन होगी, उनके जाने से पार्टी मजबूत होगी। तो आने वाले दिनों में देखें आप, कई लोग ऐसे होंगे जो राणा साहब की वजह से पार्टी से बाहर थे या दूर थे, क्योंकि आला क़यादत से उनके इल्ज़ामात हैं, हम आपके ही माध्यम से जानना शुरू हुए हैं कि लोग समझते हैं कि आला क़यादत से हमारे जो है वो दूरी बनी हुई थी राणा साहब की वजह से, तो वो मिटेगी। कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि ये दीवार जब गिर जाएगी और गिर गई है तो हमारी डायरेक्ट क़यादत के साथ बात होगी और पार्टी इंशाअल्लाह मजबूत होगी इस कदम के बाद।
क्या ये भी मानेंगे कि अब जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा आपके कांधों पर आ गई है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जब तक पार्टी में थे, जवाल आता, पार्टी कमज़ोर हो जाती तो सारा इल्ज़ाम एक शख्स के ऊपर लगता, लेकिन अब वो शख्स पार्टी से निकल गया है, तो जो बाकी पार्टी के कारकुनान हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब जो इल्ज़ाम भी ये लगाया करते थे कि जी देवेंद्र सिंह राणा हमको काम नहीं करने दे रहा, उसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो गई, उसकी वजह से हमने पार्टी छोड़ दी, आपको नहीं लगता कि अब जिम्मेदारी जो है 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है कि नाउ यू हैव टू प्रूव कि राणा साहब के बगैर भी जो है सारा सिलसिला चल सकता है? नहीं, पहले भी हमने रतनलाल गुप्ता जी के साथ बतौर प्रेसिडेंट काम किया हुआ है और हम उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियत को जानते हैं। इस किस्म के इल्ज़ामात उनके फ्यूचर में क्या कंडक्ट होता है पार्टी कारकुनान के साथ और कैडर के साथ, वो कैसा कंडक्ट करते हैं, अगर वो कंडक्ट खुदा ना खास्ता अगर अच्छा नहीं करते हैं तो ये इल्ज़ामात फिर हमारे सदर पे लगेंगे। मगर इंशाअल्लाह जिस किस्म का उनका करैक्टर है और जिस किस्म का रतनलाल गुप्ता जी कंडक्ट करते हैं अपने आप को ग्रास रूट लेवल के वर्करान के साथ, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि रतनलाल गुप्ता साहब इस कैडर को मज़ीद अच्छी तरीके से चलाएँगे और ये इल्ज़ामात अब कम लगेंगे, क्योंकि उस किस्म की दीवार जो है रतनलाल गुप्ता जी नहीं बनेंगे, वो बल्कि फैसिलिटेट करेंगे वर्करान को आला क़यादत के साथ मिलने में। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि राजौरी की डीडीसी में पिछले दिनों बड़ा घमासान रहा, आपके भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी के साथ जो है पहले तो ज़बरदस्त तज़ाद रहा और बाद में एक साथ आपका फ़ोटो भी देखने को मिला। पहले तो ये समझना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के बनने के बाद क्या नसीम लियाकत अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं? क्या डिपार्टमेंट आपकी बात सुन रहे हैं? क्या ऑफिसरान अब आपकी बात सुन रहे हैं? क्या उनकी समझ में आ गया है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और इस इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन का एहतराम करना ज़रूरी है? जुनैद साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बार बार डीडीसी मेंबरान के साथ और चेयरपर्सन्स के साथ उठाते रहते हैं और इस इशू को आप उजागर करते हैं ताकि गवर्नमेंट के कंसर्न क्वार्टर्स तक ये बात पहुँचे। इसमें आपका एक रोल है और मैं उसकी आपकी पुरज़ोर तायद करता हूँ कि आपने इस रोल को बखूबी निभाया है। जहाँ तक रही बात कि डीडीसी चेयरमैन बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बात सुनता है या नहीं है, उनमें हमारी क्या साख्त है, तो उसमें कोई शक नहीं है। चेयरमैन बनने के बाद और प्रोटोकॉल मिल जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी बात चलती है और हमारी सुनवाई होती है और अफसरान जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या प्रोटोकॉल है और यहाँ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनके साथ क्या जवाबदेही है। मगर जो प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में, मैं आपके इस माध्यम को यूज़ करके इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गुज़श्ता दिनों में मिनिस्टर्स का दौरा भी हुआ, वहाँ भी मैंने ये बातें की। प्रॉब्लम ज़रूर है, डीडीसी कौंसल्स को उस तरीके से एम्पावर नहीं किया गया है जिस तरीके से इसको एम्पावर किया जाना चाहिए था, या जो मंशा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नमेंट ऑफ द डे की मंशा है इन कौंसल्स को एम्पावर करने की, वैसे इनको एम्पावर नहीं किया गया है। कौंसल्स के डिस्पोजल पे कोई फ़ंड नहीं रखे गए हैं, कौंसल की डिस्पोजल पे कोई डिस्क्रिशन नहीं है और कौंसल अगर एज ए होल कोई यूनानिमस डिसीजन ले तो अकॉर्डिंग टू मी वो डिसीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन पर बाइंडिंग होना चाहिए। अगर कौंसल कोई, आप देखें राजौरी जैसी एक डिस्ट्रिक्ट में 14 हमारे डीडीसी मेंबरान हैं और 19 बीडीसी मेंबरान हैं, जो कुल सब मिल के 33 या 32 लोग कौंसल का हिस्सा बनते हैं। तो एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ 4 एमएलए हुआ करते थे और उनकी रिट एडमिनिस्ट्रेशन पे चलती थी, वहाँ आज 32 या 33 रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, और अगर उनके डिसीजंस, यूनानिमस डिसीजंस ऑफ द कौंसिल या 2/3 मेजॉरिटी से पास हुए जो कौंसिल के डिसीजन हो, तो ऐसे डिसीजन मेरे हिसाब से दे मस्ट बी बाइंडिंग ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस यहाँ पे मुझे लगता है कि कौंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो आप समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कौंसिल को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक दीज कौंसल्स वर्केबल। जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आप कौंसल्स को नहीं देते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ शिकायत है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक लेटर लिख सकते हैं ऑनरेबल एलजी को या चीफ सेक्रेटरी को, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला जाता है, उसका जवाब आए ना आए या क्या। हालांकि उसके रिएक्शंस भी आते हैं। ऑनरेबल एलजी के ऑफ़िस की मैं तारीफ़ करता हूँ कि वेरी विजिल ऑफ़िस है और वो इस चीज़ के लिए कंसर्न हैं कि कौंसल्स मजबूत होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है ज़मीनी स्तर पर जो अफसर हैं वो उन्हें अभी भी
समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है। नहीं, ज़मीनी सतह पर भी ऑफिसरान जो हैं वो हमारी बात को सुनते हैं और इस चीज़ को समझते हैं, मगर काम काज करने के लिए मुझे लगता है कि कौंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चेयरमैन के हाथ में नहीं भी देना चाहते कि अनारकी हो जाएगी या चेयरमैन फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ करेगा, तो कम से कम कौंसिल को ये पावर देनी चाहिए। अगर कौंसिल को डिसीजन पास करे, वो डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे बाइंडिंग होना चाहिए। मुझे लगता है इस किस्म के इक़दामात या इस किस्म का रिफॉर्म जब डीडीसी में लाएंगे तो, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौंसिल के डिस्पोजल्स पे अनटाइड किस्म के जो फंड्स होते हैं वो रखने बहुत ज़रूरी हैं। हमें जो आपको पता है जो फंड्स मिले थे, 10 करोड़ का फंड मिला था, वो तमाम मेंबरान पे डिवाइड होके उसका वो अनटाइड नहीं था, वो टाइड था, और उसको मतलब उसी वक्त उसका प्लान बना के अप्रूव करवा दिया गया। अनटाइड से मेरी मुराद है जैसे CDF फंड्स हुआ करते थे MLAs के या MP के, जो एट द डिस्पोजल ऑफ कंसर्न मेंबर हो या चेयरपर्सन हो या कौंसिल के डिस्पोजल पे हो, तो कम से कम फिर कौंसिल के पास ये अख्तियार रहता है कि वो किसी भी नागहानी सूरत में या किसी भी वक्त जब समझे कि इसको यहाँ फ़ंड की ज़रूरत है तो कौंसिल के अप्रूवल से वहाँ फ़ंड लग सके। तो ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समझने की कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों के साथ बिला रास्त जवाबदेह नहीं है। कौंसिल के मेंबरान जो हैं वो लोगों के पास जवाबदेह हैं, और लोगों की डिमांड जो है वो कौंसिल के मेंबरान तक आती है। तो जब तक कि कौंसिल के पास ये पावर्स नहीं होंगी तो इफेक्टिवली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे अपने फंक्शंस को, और फिर वो मकसद जिसका कि सपना देखा हुआ है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, वो पूरा नहीं हो सकता है जब तक ये पावर्स रहती है। जी, आखिरी सवाल आपसे, क्या नसीम लियाकत सियासी तौर पर अपने आप को दंगल में पाते हैं हर वक्त की दाएं बाएं से कहीं कोई बात आ रही है? क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ चाहे आप कहीं पे भी राजौरी में देते हैं तो मैं पूरा सुनता हूं कि आप वहां कह रहे हैं, तो क्या सियासी दंगल में भी अब नसीम लियाकत शामिल हो चुके हैं? क्योंकि ये तो आपके अब्बा ने एक लंबी इनिंग खेली और आप सीधा डीडीसी में आ गए, तो आपसे समझना चाहूँगा कि आप अपने आप को एक सियासी दंगल में पाते हैं या आपको आज भी लगता है कि मैं बिल्कुल इस दंगल से दूर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ? नहीं, जो शख्स सियासत में है वो इस दंगल में भी शामिल है और दंगल का हिस्सा बन के ही चलना पड़ता है। एवरी डे इज़ ए चैलेंज, हर रोज़ एक चैलेंज देखना पड़ता है, उसका हल निकालना पड़ता है। तो ये तो अगर आप सियासत में हैं और उससे बच के बाहर नहीं रह सकते हैं, फिर सियासत में ही रहना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नसीम लियाकत, एडवोकेट नसीम लियाकत, चेयरमैन हैं डीडीसी राजौरी के, और आपने बड़ी बेबाकी के साथ इनकी ये बात सुनी कि डीडीसीज़ में कुछ कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उन कमज़ोरियों को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ी बात इन्होंने ये कही कि कोई ये कहे कि राजौरी पुंछ में देवेंद्र सिंह राणा के जाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर होगी, तो ये सच नहीं है।